वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके पेपर में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कितने नंबर के? 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर होंगे, पहले 2-3 चैप्टर हैं यहाँ पर। पहला कौन सा? विलेन चैप्टर है, और दूसरा है दूसरा कौन सा यहाँ पर? विद्युत रसायन है, तीसरा है रासायनिक बलगति। 3 ही चैप्टर हैं यहाँ पर, और तीनों से 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ले लिए हमने न्यूमेरिकल, इन्हीं में से आएंगे। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, थ्योरी वाले पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे यहाँ पर हम। फिर क्या देखेंगे? आईपीएससी नामकरण देखेंगे यहाँ, जो उप सहसंयोजक यौगिक के आईपीएससी नाम है उनको देखेंगे। हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हम क्या देखें, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण ये फिक्स हैं। ये 5 नंबर की फिक्स है, यानी ये भी 5 नंबर की फिक्स है, ये भी 5 नंबर की फिक्स है। जो चीज़ फिक्स होती है वही हमने ले लिया। देखिए फिक्स न्यूमेरिकल फिक्स है आने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ पर। अब ये वाले कहते फिक्स हैं, जो फिक्स हैं वही लिए यहाँ पर। ठीक है, इनको रट लेना, इन्हीं में से आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ पर। और सभी क्वेश्चन हमारे पास आंसर प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। इनको रट लेना, तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीका देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। देखिए न्यूमेरिकल 2 बार आ चुका है आंसर में, चेक कर लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पर, इसमें चेक कर लेना। 2019 में एक बार हमने चेक किया, 2019 में पहले आया था, 2019 में। फिर इसी टाइप से सिमिलरली 2024 में पूछा गया न्यूमेरिकल यहाँ पर। कब पूछा गया? 2024 में। देखिए प्रीवियस ईयर क्या आ रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में पहले आया था, फिर आ गया भाई रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर के कीजिए। अगर अनसार्ट का सलूशन नहीं किया है तो कर लेना, हम अनसार्ट का सलूशन करवा चुके हैं, ध्यान रखना। देखिए 2024 का भी हमने अनसार्ट का सलूशन करा दिया है यहाँ पर, और 23 का भी करा दिया है यहाँ पर। 23 का कर लेना, 22 का भी करा दिया यहाँ पर, 20 का भी करा दिया यहाँ पर। 1 2 3 4 सालों का आंसर करा दिया। प्ले लिस्ट में जाना, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सभी आंसर हो गए यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना यहाँ पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, उसको छोड़िए। देखिए यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। इनको कॉपी में नोट कर लेना यहाँ पर, क्योंकि 2 बार आ चुका है न्यूमेरिकल यहाँ पर। जो आ रहे हैं बार बार वही लिए हमने। देखिए हमें दिया पहला 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी आभासशील विद्युत अनअवघट्य। अनअवघट्य क्या होते हैं? विद्युत अनअवघट्य, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जिनको आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं यहाँ पर, वो क्या होते हैं? विद्युत अनअवघट्य होते हैं यहाँ पर। जिनको आयनों में तोड़ सकते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत अवघट्य होते हैं। ठीक है, पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में, ठीक है, जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना मिलीमीटर से घटकर इतना हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? अणुभार, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको मोलर मास, यानी कि यम का मान हमें फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है? यम का मान यहाँ पर, राइट। फिर और हमें सबसे पहले दिया है, इसका मान निकालना है सबसे पहले हमें। और दिया क्या है यहाँ पर? हमें गिवन दैट जिसे बोलते हैं, दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर? देखिए टेम्परेचर दिया यहाँ पर, लेकिन टेम्परेचर से इसमें कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, 20 सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर का यूज नहीं होगा, बट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सवाल में दी जाती है, उसको कन्फ्यूजन मत होना उससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी आभासशील विद्युत अनवघट्य के पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर विलय और विलायक पहचानना आना चाहिए यहाँ पर। विलय कौन सा होगा यहाँ पर, और विलायक कौन सा होगा यहाँ पर। इतना अगर आप मालूम है तो काम हो जाएगा आपका। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले मान लीजिए, देखिए कम मात्रा में जो होगा, जो कम मात्रा में होगा, ध्यान रखना, कम मात्रा जिसकी होगी वो क्या होगा हमारे पास? वो क्या होगा? विलय होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। विलय होगा, एक सिंपल भाषा ध्यान रखना, विलय होगा यहाँ पर। क्या होगा? विलय होगा। दूसरी बात और दूसरी तरीके से समझा देंगे यहाँ पर। जो जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी यहाँ पर, ज़्यादा मात्रा होगी वो क्या होगा हमारे पास? विलायक होगा। ठीक है, क्या होगा? विलायक होगा यहाँ पर, विलायक। ठीक है, विलायक होगा यहाँ पर। या दूसरी भाषा में देखिए, अब अगर आप चीनी लेते हैं, चीनी क्या होती है हमारे पास? विलय होती है। और जल हमेशा क्या होगा? विलायक होगा। चीनी और जल मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? बिलियन बन जाएगा, बिलियन। ठीक है, क्या बन जाएगा? बिलियन। देखिए चीनी क्या होगी? विलय होगी, और जल क्या होगा? विलायक होगा। जब शरबत बनेगा पूरा क्या हो जाएगा? टोटल बिलियन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जब भी आप शरबत बनाते हैं यहाँ पर, तो चीनी कम मात्रा में डालते हैं, जल ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, इसलिए जल क्या हो जाता है? विलायक हो जाता है, और ये चीनी क्या हो जाती है? विलय हो जाती है यहाँ। इसलिए देखिए यहाँ पर जो मतलब कि जो चीज़ चीनी है जिसमें घोलते हैं वो क्या, जिसमें घोलते हैं जल में घोल रहे हैं तो वो क्या होता है? विलायक होगा। जो चीज़ घोली जाती है, चीनी घोली जाती है, वो क्या होती है? विलय होती है। अब देखिए इसमें यही कह रहा है कि अगर आप 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी आभासशील विद्युत अनवघट्य के पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, मतलब किसमें? जल में करने पर। ठीक है, जल में 10 ग्राम कोई चीज़ होगी यहाँ पर, कोई अनवघट्य कोई पदार्थ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यूरिया हो सकता है, विद्युत अनवघट्य पदार्थ, यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, यहाँ पर सुक्रोज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये होगा इसमें 100 ग्राम जल में इसमें विलय करने पर, विलय कर रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या होगा? जल, हमने पहले भी बताया, जल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? विलायक होगा यहाँ पर। और जल का हमें यहाँ पर क्या दे दिया? जल का
भार दे दिया यहाँ पर, जल का भार हमें कितना दे दिया यहाँ पर, द्रव्यमान बोल सकते हैं यहाँ पर, द्रव्यमान भार बात एक यहाँ पर कितना दिया 100 ग्राम दे दिया, यानी कैपिटल डब्ल्यू कौन कितना दे दिया यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू कौन भार कितना दे दिया यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू कौन है वेट जिसे बोलते हैं यहाँ पर, वेट कितना दिया 100 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम। अब यहाँ पर 10 ग्राम को पदार्थ के 10 ग्राम को मतलब ये बिले का भार हमें कितना दिया स्मॉल डब्लू, बिले का भार कितना दिया स्मॉल डब्लू 10 ग्राम दे दिया यहाँ पर, बिले का भार 10 ग्राम यहाँ पर, ठीक है 10 ग्राम को बिले करने पर, ठीक है बास दाब 17.535 मिलीमीटर से घटकर इतना हो जाता है, बास दाब क्या हो जाता है विलायक का बास दाब यहाँ पर, विलय करने पर बास दाब इतना घटकर इतना हो जाता है, यानी इससे घटकर देखिए इतना 17.535 से घटकर देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, यहाँ पर घटकर इतना हो जाता है, क्या हो जाता है इतना हो जाता है। देखिए एक कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर होगी कुछ, देखिए कन्फ्यूजन वाली बात क्या होगी आपको, इसमें यहाँ पर P0 का मान PS का मान क्या हुआ पहचानना बड़ी दिक्कत होगी। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, इनमें कुछ होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 17 पॉइंट क्या लिखा हुआ विलय करने पर बास दाब 17.535 मिलीमीटर से घटकर इतना हो जाता है, ठीक है मतलब कि विलायक का ये बास दाब है यानी कि P0 का मान है। अब क्या होगा घटकर इतना हो जाता है, क्या हो जाता है हो जाता है एक प्रकार का हो जाता बढ़ जाता है एक प्रकार का, तो क्या हो जाएगा बिलियन हो जाएगा, PS का मान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बिलियन का बास दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिलियन का बास दाब। जो हो जाता हमें जहाँ आपको हो जाता जिसमें लिखा लास्ट में दिख जाए भाई उसके पीछे वाला जस्ट PS का मान ले लेना यहाँ पर, अगर कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं हो जब भी उसके आगे लिखा हो जाता है तो जस्ट इसके PS का मान होता है, तो PS का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर PS का मान हमें कितना दिया 17.235 मिलीमीटर दे दिया यहाँ पर, ठीक है मिलीमीटर यहाँ पर। और ये दे दिया बास दाब 17 और इसको हम P0 ले लेंगे यहाँ पर, बास दाब मतलब P0 से लिखते हैं यहाँ पर, क्या होता है हमारे पास मतलब बिलियन का बास दाब होता है, ये सोल्यूशन यहाँ पर, और इसको बास दाब ले लेंगे यहाँ पर P0 से लेते हैं यहाँ पर, बास दाब ओनली लिखा हो विलय का ये बोल सकते हैं विलय करने पर बास दाब इतना है, तो यहाँ पर विलायक होगा यहाँ पर विलायक का बास दाब कितना हो जाएगा P0 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर 17.535 मिलीमीटर यहाँ पर लिख लिया मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर इतना हमें दे दिया यहाँ पर। सबसे पहले हमें चाहिए देखिए अणुभार चाहिए यहाँ पर बोला गया विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है देखते हैं क्या जिसकी जरूरत पड़ेगी बाद में लिखा लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जानते हैं राउल्ट के नियम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है P0 माइनस का PS, ठीक है डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास P0 होता है, ठीक है P0 बराबर क्या होता है हमारे पास वैसे n अपान आपने फार्मूला वैसे पढ़ा होगा ये पूरा पढ़ा होगा n प्लस के कैपिटल N पढ़ा होगा इसके n, मतलब कि राउल्ट का नियम क्या कहता है यहाँ पर विलायक का बास दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए राउल्ट का नियम लिखिए तो किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे विलायक का बास दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, इसी को अप्रोक्सीमेट में किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्या होता है मोल प्रभाज होता है यहाँ पर, ये देखिए इसी को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं यहाँ पर n अपान इसको स्मॉल n को छोड़ दीजिए, स्मॉल n को क्या छोड़ देंगे यहाँ पर कैपिटल N हो जाएगा यहाँ पर, या देखिए P0 माइनस का PS अपान P0 यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा n अपान कैपिटल N हो जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास ये क्या होगा विलय के मोल होंगे यहाँ पर, स्मॉल n क्या होगा यहाँ पर यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर विलय के मोल, अब यहाँ पर कैपिटल N क्या होगा विलायक का मोल होगा यहाँ पर। तो देखिए विलय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है भार बटे अणुभार, स्मॉल m अपान स्मॉल m लिख लेंगे यहाँ पर इसका स्मॉल m भार बटे अणुभार कैपिटल N मतलब ये विलायक का तो बड़े में लिख लेंगे ज़्यादा होता है तो यहाँ पर भार कैपिटल भार बटे कैपिटल M हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए P0 माइनस का PS बटे क्या हो जाएगा P0 हो जाएगा बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा कैपिटल W नीचे आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा देखिए हमें दिया है P0 का मान PS का मान दे दिया P0 का मान दे दिया यहाँ पर, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर निकालना क्या है यहाँ विलय का अणुभार क्या थी यानी स्मॉल m का मान निकालना है यहाँ पर, स्मॉल m का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और हमें देखिए हमें यहाँ पर कैपिटल W का मान नहीं मालूम है, कैपिटल W का मान विलायक का अणुभार नहीं मालूम है, तो विलायक का अणुभार नहीं मालूम है तो इसमें दिया नहीं तो निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर विलायक का अणुभार हम निकाले, विलायक है का इसमें पहचानिए वो विलायक क्या बताइए यहाँ पर विलायक हमारे पास जल है, हमने बताया था विलायक का है जल है यहाँ पर, अभी विलायक का होता है हमने बताया था, तो विलायक का अणुभार निकालिए जल का अणुभार यानी कि H इसलिए जगह छोड़ी थी हमने H2O का अणुभार यहाँ पर H2O का अणुभार H2O का अणुभार यानी जल का अणुभार निकालिए यहाँ पर। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार बताइए कितना होता है यहाँ पर, ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है यहाँ पर बताइए एक होता है हाइड्रोजन का, 2 गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है यहाँ पर, 16 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 18 यानी कि
किसका है आ गया हमारे पास, विलायक का है यहाँ पर, एक कैपिटल यानी कैपिटल डब्ल्यू का लिख दीजिए यहाँ पर इसी के आगे, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा 18 यहाँ पर, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मात्रा लिखना चाहते हैं, मात्रा क्या होता है ग्राम, ग्राम प्रति मोल, मात्रा लिखना चाहते हैं तो लिख लेना यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पी जीरो का मान हमें कितना दिया है, पी जीरो का मान 17.535 दिया है, कितना दिया 17.535, ठीक है। और माइनस का डिवाइड बाई माइनस का पी एस, पी एस का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, पी एस का मान 17.235, 17.235 डिवाइडेड बाई पी जीरो, पी जीरो का मान क्या है भाई, ये वाला है 17.535, राइट, बराबर स्मॉल डब्लू कॉन में, स्मॉल डब्लू कॉन देखिए, स्मॉल डब्लू कॉन यही दिया 10 दिया है, स्मॉल डब्लू कॉन 10 डिवाइडेड बाई, इसका मान तो निकालना है यहाँ पर, विलय का अणुभार है, मल्टीप्लाई एम क्या होगा, विलायक का अणुभार होगा, लेकिन विलायक का अणुभार क्या निकाला, ये जल है विलायक, कैपिटल एम लिखिए यहाँ पर, डब्लू क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये तो बाहर है यहाँ पर, तो कैपिटल एम का मान कितना दिया यहाँ पर 18 दे दिया यहाँ पर, 18 लिख लिया यहाँ पर, 18 डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू का मान, कैपिटल डब्लू का मान कितना हमारे पास है 100 है यहाँ पर, एक कन्फ्यूजन मत होना यहाँ पर, ठीक है 100, इसके लिए सॉरी यहाँ पर मतलब ये हम लिखना था, विलायक का अणुभार है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास, इसको वेट कहते हैं, बाहर को वेट कहते हैं, इसलिए डब्लू से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको काटी पीटे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 17.535 से इसको घटाइए 17.235 घटाइए यहाँ पर, तो देखिए 5 में से, देखिए 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा यहाँ पर, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, 7 में से 7 गया 0, यानी कि 0 ही बचेगा 17 में से, ठीक है। और डिवाइड बाई हमारे पास क्या है 17.535, ठीक है, बराबर, बराबर का साइन लगाइए। अब देखिए एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा 18/10 यम बचेगा यहाँ पर, 18/10 यम बचा हमारे पास, कितना बचा 18/10 यम। अब देखिए पॉइंट के आगे कितने जाइए 1000 जीरो लगा दीजिए या 100 लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता, हटा दीजिए इसको पॉइंट को, तो क्या बचेगा हमारे पास 3/0.3 है यहाँ पर, 0.3/17.535 बराबर क्या आ गया हमारे पास 18/10 यम आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है या हमें निकालना क्या है, उल्टा कर दीजिए इसको, तो 10 यम अपान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर, बराबर इसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए 17.535 यम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर 17.535, ठीक है। उसको ऊपर कर दिया, बट्टे क्या आ जाएगा 0.3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ इसको जिनको नोट करना है यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें यम का मान निकालना है, तो यम का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 17.535 डिवाइडेड बाई 0.3, और ये ऊपर पहुँच जाएगा 18, ठीक है। 10 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर इसके ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 10 से 10 उड़ा दीजिए, 3 से इसको उड़ा दीजिए, 6 का 18 हो जाएगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यम बराबर क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 का 0, ठीक है, 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 का 1, हासिल लगे 2, 6 पंचे 30 और 2 32 के 2, हासिल लगे 3, 6 तो 42, 42 3 45 का 5, हासिल लगे 4, 6 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा यहाँ पर, 6 4 10 पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या है अणुभार है यहाँ पर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चाहिए इस 0 को हटा दीजिए यहाँ पर, यम बराबर इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर 105.21, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत देखिए फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं यहाँ पर जो दिया है वही हमने लिख दिया यहाँ पर। क्या दिया यहाँ पर, देखिए हमें सबसे पहले दिया यहाँ पर दिया विलय का भार दे दिया, यहाँ पर हमें विलय का भार दे दिया है, विलायक का भार दे दिया यहाँ पर, ठीक है, विलय का भार दे दिया यहाँ पर 10 ग्राम और विलायक का भार दे दिया है 100 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वास्तव मतलब P0 मतलब P वास्तव मतलब विलायक का वास्तव होगा, क्या होगा यहाँ पर हो जाता है, मतलब बिलियन का वास्तव हो जाएगा यहाँ पर। विलय का अणुभार निकालना है, एम का मान निकालना है, स्मॉल एम का मान निकालना है, जो तरीके बताए वो सिंपल तरीका बताए, लॉन्ग में 5 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है लेकिन है इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, ठीक है, घुला है का क्वथनांक 100.51 सेंटीग्रेड है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये भी आंसर से 2020 से लिया, चेक लेना आंसर से यहाँ पर 2020 से लिया था हमने, ठीक है, 2020 से लिया था क्वेश्चन यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
ठीक है। क्या दिया, एक कार्बन पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला। वही जो तरीका बताया वही सेम टू सेम बिले बिला का आपको पहचानना आना चाहिए, वही बिलियन में होता है, बस हो जाता है क्वेश्चन। क्या दिया है, 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घोला जाता है। तो क्या बताया, जल क्या होगा, विलायक होगा। विलायक का यानी कैपिटल डब्लू कौन, कैपिटल डब्लू कौन कितना दिया यहाँ पर 50 ग्राम दे दिया। अब विलय का भार कितना दिया, यानी स्मॉल डब्लू कौन कितना दिया यहाँ पर 3 ग्राम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया है, का क्वथनांक 100.5 बने, 100.5 बने यहाँ पर, मतलब कि 100.5 बन किसका क्वथनांक है, ये तो मालूम होना चाहिए आपको, ठीक। किसका क्वथनांक है, बिलियन का क्वथनांक होगा। क्यों होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक, इसका पूरे का क्वथनांक, इसके पूरे का मतलब बिले प्लस बिलाई इक्वल टू बिलियन। बिलियन का क्वथनांक हमें कितने 100.5 100.5 इसको किससे लिखते हैं, टी बी से लिख दिया यहाँ पर टीबी। क्या टीबी क्या होता है हमारे पास, बिलियन का क्वथनांक होता है यहाँ पर। बिलियन का क्वथनांक मतलब कि 100.51 सेंटीग्रेड दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 100.51 सेंटीग्रेड यहाँ पर, ठीक है, इतना दे दिया। और क्या दिया यहाँ पर हमें, इतना ही दिया यहाँ पर, और कुछ हमें दिया नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं एक फार्मूला, देखिए हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन, पहले थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं, काम आएगा थोड़ी। देखिए चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, राइट। तो क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई 1000 क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू यम गुणा कैपिटल डब्लू, यम गुणा कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। क्या होता है, ये होता है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या, हमें फाइंड क्या करना है, पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए, इनकी यम का मान निकालना है, इसको पदार्थ की इसका मान निकालना है, यम का मान यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर यम का मान निकालना है। तो यम का मान देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें डेल्टा टीवी नहीं मालूम है यहाँ पर, तो डेल्टा टीवी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और तो हमें सब चीज़ हर चीज़ मालूम है, लेकिन केवी का मान नहीं मालूम है। केवी क्या होता है, जल का मोलन उन्नयन स्थिरांक। देखिए इसमें दिया नहीं है, पेपर में आपको दिया जाएगा, जल का मोलन दिया जाएगा यहाँ पर। देखिए चेक कर लेते हैं आंसर में, रुक जाइए। देखिए इसमें दिया है जल का मोलन, देखिए 2 नंबर का आया था 2020 में। देखिए जल का मोलन अब दिया जाएगा आपको, जल का है क्या यहाँ पर, जल का दिया जाएगा। केवी क्या होता है, जल का मोलन उन्नयन स्थिरांक होता है, यानी केवी का 0.51, ठीक है। ये हमने लिखा नहीं भूल गए थे यहाँ पर, 0. क्या दिया है 0.51 मोलर इनवर्स यहाँ पर केवी का मान। केवी का मान आपको एग्जाम में दिया जाएगा, केवी का दिया है 0.51 सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स, ठीक है, मोलर इनवर्स दिया है यहाँ पर। अब देखिए और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, बस अब डेल्टा टीवी का मान चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा टीवी निकाल लीजिए। डेल्टा टीवी किस टाइप से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ किसका मान दे दिया है, टीवी का मान दे दिया यहाँ पर, मतलब कि बिलियन का क्वथनांक दे दिया यहाँ पर। तो बिलियन का क्वथनांक देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा टीवी बराबर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास टीवी होता है, माइनस का क्या होता है, TB0 होता है यहाँ पर। TB0 मतलब TB0 क्या होता है हमारे पास, यानी कि जल का क्वथनांक, जल का मतलब विलायक का बोल सकते हैं यहाँ पर। जल क्या दिया है, विलायक तो है यहाँ पर, जल का क्वथनांक या विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक कितना होता है, याद होना चाहिए, 100 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर। देखिए अगर 1 ATM दाब हो और 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो हमारे पास पानी क्या होता है, उबलने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ दें यहाँ पर कि जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टीवी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, टीवी का मान 100.51, ठीक है, 100.51 लिखा, माइनस का इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है यहाँ पर, 100 लिख लेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। इसके ब्रैकेट में इस टाइप से लिख दीजिए यहाँ पर। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 100 में से 100 0.51 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा टीवी बराबर क्या बचेगा, 0.51 सेंटीग्रेड बचेगा यहाँ पर, ठीक है। हमने किसका अनुमान निकाल लिया, क्वथनांक में उन्नयन निकाल लिया यहाँ पर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 0.51 यहाँ पर पुट कर दिया, 0.51 बराबर। अब देखिए 1000 हमने ज्यों का त्यों लिखा, 1000 ज्यों का त्यों लिखा मल्टीप्लाई केवी का मान हमें कितना दिया, 0.51 दे दिया यहाँ पर, 0.51। केवी का मान कितना दिया, 0.51 लिख लिया है, 0.51 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का कितना हमारे पास है, स्मॉल डब्लू कौन है 3 ग्राम है, स्मॉल डब्लू कौन कितना है 3 ग्राम है यहाँ पर, स्मॉल डब्लू कौन 3 ग्राम लिख लिया यहाँ पर, स्मॉल डब्लू कौन 3 ग्राम डिवाइडेड बाई यम गुणा कैपिटल डब्लू, यम का मान निकालना है यहाँ पर। कैपिटल डब्लू कौन कितना दिया है यहाँ पर, कैपिटल डब्लू कौन देखिए, कैपिटल डब्लू कौन दिया है 50, कैपिटल डब्लू कौन कितना दिया है 50 दिया यहाँ पर, 50 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यम का मान, यम को ऊपर ले इनको नीचे ले जाइए यहाँ पर, तो यम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 0.51 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 0.51 गुणा 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए इसको, और काट दीजिए यहाँ पर 5 एकन 5, 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 20, और 20 तियाँ 60 हो जाएगा यहाँ पर, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पर 60, अनुभार कितना आ जाएगा 60, यानी ग्राम प्रति मोल 60 यहाँ पर 60 अनुभार शायद यूरिया का होता है, ये यूरिया होगा यहाँ पर, कोई पदार्थ क्या होगा, यूरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिए, जो सिंपल तरीका सबसे ज़्यादा बता रहे हैं क्वेश्चन में, इनको कुछ होता ही नहीं है, बस फार्मूला ये याद कर लेना है यहाँ पर। क्या क्वथनांक में उन्नयन होता है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, क्या होता है क्वथन, ये लिख लेना क्वथनांक में उन्नयन होता है यहाँ पर, क्या टाइम बर्बाद करें यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए इसको आप कमेंट करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, भाई सेम टू सेम क्वथनांक में उन्नयन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, वही लगा लेना, उसी में क्वथन यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, मोलन अवनन स्थिरांक आ जाएगा यहाँ पर, के एफ का मान आ जाएगा, के मोलन अवनन स्थिरांक के एफ का मान, कमेंट करना है इसको, आपका सिंप्लीफाई करना है, पेपर में सब आ चुके हैं, ये 2020 में आया था, 18 में भी आया था, क्वेश्चन लिया था हमने 2020 और 18 में लिया था, 59 थे यहाँ पर। ठीक है, कर लेना इसको। फिर देखिए इसको देखिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी टाइप से सिमिलरली 2024 में भी आया था क्वेश्चन और 2020 में भी आया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 45 ग्राम C2H6O2, ये किसका नाम होता है, एथिलीन ग्लाइकोल, वहाँ पर हिंदी में भी लिख के देंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था यहाँ पर, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, ठीक है, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, बिलियन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको रुक जाइए, सबसे पहले फार्मूला मालूम चाहिए हिमांक में अवनमन का, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन का फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। ठीक है भाई, सेम टू सेम होते हैं, वहाँ पर बी होता है, यहाँ पर एफ हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर बी होता है, यहाँ पर एफ हो जाता है। सबसे पहले दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 45 ग्राम को C2H6O2 में 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। सबसे पहले हमने बताया जल क्या होता है, विलायक होगा, विलायक का भार कितना दिया है यहाँ पर, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है यहाँ पर, 600 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 600 ग्राम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है यहाँ पर, 45 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 45 ग्राम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, मिला बिलियन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का वो मालूम होना चाहिए, अणुभार पहले निकाल लीजिए, डायरेक्टली निकाल लीजिए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। देखिए C2H6O2 का अणुभार यानी कि मोलर मास, अणुभार किस टाइप से निकालते हैं, परमाणु भार। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है यहाँ पर, 6 से 12 होता है, 2 गुणे 12 हो जाएगा, 2 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता परमाणु, 6 गुणे 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता परमाणु भार, 2 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर, 6 कन 6 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 32 और 6 कितना, 32 रुक जाइए, 24 और 6 कितना होता है 30, और 32 कितना होता है 62, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा यहाँ पर। C2H6O2 का अणुभार कितना आ जाएगा यहाँ पर, 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मतलब कि मिलाया जाता है, क्या होगा विलेय होगा, तो स्मॉल एम का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया है, बस इतना ही हमें दिया है यहाँ पर। सबसे पहले हमें चाहिए क्या यहाँ पर, बिलियन के हिमांक का अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो हिमांक में अवनमन का फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ, वही होता है सेम टू सेम, वहाँ पर बी होता है, यहाँ पर एफ हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर 1000, भाई सेम टू सेम फार्मूला, 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्लू, यम गुणा कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर हिमांक में अवनमन निकालिए, यहाँ पर हिमांक में अवनमन निकालेंगे, बाद में पहले हिमांक में अवनमन है यहाँ पर। ठीक है, हिमांक की गणना कीजिए, यहाँ पर पूछा गया बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए, तो बिलियन का हिमांक कैसे निकालेंगे यहाँ पर, पहले आपको हिमांक में अवनमन चाहिए, तो हिमांक में अवनमन निकालेंगे, बाद में देखते हैं। देखिए डेल्टा टी एफ, देखिए डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 1000 और के एफ का मान दिया है कि नहीं दिया, वही पीछे बताया था के एफ का मान यहाँ पर दिया ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करेंगे बताइए, के एफ का मान कहाँ से लाएंगे यहाँ पर, के एफ का मान यहाँ पर दिया है कहीं नहीं दिया है यहाँ पर, देखिए ठीक है, के एफ का मान इसमें दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, याद कर लेना मोलर अवनमन स्थिरांक, इसका क्या होता है यहाँ पर, इसका मोलर अवनमन स्थिरांक होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1.86 होता है, एक शिक्षक कर लेना, इतना ही होता है 1.86। ठीक है, केल्विन मात्रक केल्विन होता है, किलो होता है, और मोल इनवर्स होता है, ध्यान रखना यहाँ पर केल्विन मोल इनवर्स होता है, इस टाइप से इसका मान ध्यान रखना यहाँ पर। के एफ का मान दिया नहीं जाता, पता नहीं यहाँ पर चेक करना होगा आंसर में, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्यों टाइम बर्बाद करें। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1.86 यहाँ पर मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू, यहाँ पर याद कर लेना जल का मोल अवनमन स्थिरांक होता है यहाँ पर। ठीक है, 1.86 और स्मॉल डब्लू का कितना दिया है यहाँ पर 45 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 45, तो 45 लिख लीजिए यहाँ पर
45 लिख लिया यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई यम गुणा कैपिटल डब्लू। यम गुणा कैपिटल एम का मान 62 दिया है, कैपिटल डब्लू का मान 600 दिया है, देख लेना ऊपर ये दिया है 600, यहाँ पर 600 दिया है, यहाँ पर 600 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए पीटिए, इसको काटिए, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर इसको हटाएंगे, हटाने से क्या फ़ायदा है यहाँ पर, देखिए इसको काटिए, देखिए इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर एक नीचे 0 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर बढ़ा दिया यहाँ पर। अब देखिए काटिए, 31 से कट जाएगा, 31 दूना कितना होता है 62 होता है यहाँ पर, फिर 31 और 31 छक्का कितना होता है 56, हाँ 31, देखिए 31 से काटिए, देखिए 31 दूना 62 होता है यहाँ पर, ठीक है। और 31 छक्का कितना होता है यहाँ पर 186 होता है, 31 छक्का यहाँ पर 31 छक्का 186 होता है, देखिए 6 6 31, देखिए 31 छक्का को देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाना, 31 छक्का कितना होता है यहाँ पर, देखिए 31 और मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 6 6 18 186 होता है ये। अब देखिए और काटिए, देखिए 2 से 2 2 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 6 हो गया। अब और काटिए यहाँ पर, देखिए 3 से काटिए, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा यहाँ पर, 200 हो गया यहाँ पर। और उड़ाइए, देखिए और देखिए कट रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 2 0 और 1 3 0, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 20 बचा, 5 से काट दीजिए, 5 को 20 हो जाएगा, 5 नेम 45 हो जाएगा यहाँ पर, 45 9/4 आ जाएगा यहाँ पर, 9/4 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 9/4, यहीं पर लिख देंगे, यानी कि 9/4 हो जाएगा। 9/4 को भाग कीजिए यहाँ पर, 9/4 को भाग कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि क्वथन हिमांक में अवनमन, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक बचेगा पॉइंट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 फिर 2 बच जाएंगे यहाँ पर, देखिए 4 दूनी 8 एक बच गया, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 फिर 2 बच जाएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2.25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है केल्विन, हिमांक में अवनमन निकाल लिया, केल्विन यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए हिमांक में अवनमन, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए बिलियन का हिमांक, ठीक है। क्या चाहिए बिलियन का हिमांक, तो बिलियन का हिमांक के लिए सबसे पहले फार्मूला देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं यहाँ पर देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमें निकालना क्या है यहाँ पर बिलियन का हिमांक निकालना, तो बिलियन का हिमांक डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, जल का हिमांक, ठीक है। अब माइनस का क्या होता है हमारे पास, यही लिख देंगे डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारे पास भाई हिमांक में अवनमन, ये इसको हटा देंगे यहाँ पर, डेल्टा टी एफ लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे डेल्टा टी एफ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जल का हिमांक आपको याद होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है यहाँ पर, जल का हिमांक कितना होता है यहाँ पर 273 होता है यहाँ पर, भाई टेम्परेचर ले लेंगे यहाँ पर 273 यहाँ पर, माइनस का डेल्टा टी एफ यहाँ पर, डेल्टा टी एफ, हाँ डेल्टा टी एफ का 2.25 निकाला भी यहाँ पर, 2 पॉइंट नीचे देख लेना 2.25 निकाला यहाँ पर, ठीक है 2.25 यहाँ पर। तो इसको घटाइए यहाँ पर, देखिए 273 में से इसको घटाइए, देखिए यहाँ पर, यहाँ घटाकर आपको दिखा देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए 273 यहाँ पर लिखिए, 273 लिखा हमने। अब इसके आगे 0 बढ़ाइए, फिर क्या है 2.25 पॉइंट लिखिए यहाँ पर, 2 लिखिए यहाँ पर, एक और 0 बढ़ाइए 2.225 लिखिए, देखिए घटाइए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, यहाँ बचे 2 में से 2 गया 0 7 2, यानी कि 270.75 बचेगा, कितना बचेगा 270.75, ठीक है केल्विन। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि किसका आ गया बिलियन का हिमांक आ गया यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या करना था यहाँ पर, बिलियन का हिमांक निकाल लिया हमने, बिलियन का हिमांक अवनमन, भाई हिमांक का अवनमन हिमांक, ठीक है। एवं हिमांक की गणना कीजिए, यहाँ पर, तो हिमांक में अवनमन या हिमांक की गणना कीजिए यहाँ पर, तो हिमांक यही होगा यहाँ पर, इसी को लिख लीजिए 2.25 यही होगा हिमांक में अवनमन या हिमांक की गणना कीजिए यहाँ पर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, पहला वाला फर्स्ट पार्ट का ये वाला हो जाएगा, सेकंड पार्ट का ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार आ रहा, 24 में भी आया इसी टाइप से, 23 में भी आया, 22 में भी आया, 20 में भी आया था, 19 में भी आया था, लगातार आ रहा है क्वेश्चन इसी टाइप से, किसी न किसी सेट में छपता है। देखिए हमें दिया यहाँ पर सेल दे दिया यहाँ पर, Mg ठोस से Mg2+ इसकी सांद्रता, Mg2+ की सांद्रता इतनी दे दी यहाँ पर, Cu2+ से Cu2+ की सांद्रता, और Cu क्या हमारे पास ठोस है, ठोस में सेल के EMF की गणना कीजिए, मतलब विद्युत भागबल की गणना करनी है। इसके मान इलेक्ट्रोड विभव हमें दे दिया है Cu2+ और Cu का, यानी इसका मान इलेक्ट्रोड विभव इतना दे दिया यहाँ पर, Mg2+ Mg का मान इलेक्ट्रोड विभव इतना दे दिया, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है होता है,
देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने क्लास 11th में एक आपने रेडक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर वो आता है तो आराम से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ए नोड पर निकालें। ए नोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर कैसे होता है देखिए, रुक जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए नोड पर, ए नोड, ए नोड पर, ए नोड पर, ए नोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण बच्चे आप सब पढ़ कर आए हैं। देखिए Mg से Mg2+ हो रहा है, जब मतलब जीरो से कुछ, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए Mg से क्या हो रहा है हमारे पास, Mg2+ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जीरो से मुक्त अवस्था से 2+ जा रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर सबको मालूम है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर Mg2+ होता है, यहाँ पर Mg0 हो जाता है, मुक्त अवस्था में हो, तो यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। जब हमारे पास बैलेंसी बढ़ती है, जीरो से बढ़ रही है 2+, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण। ये क्या लिखें, ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर हटाइए। अब देखिए इसको हमें बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यही तो हम समझा रहे हैं। ये रेडक्स वाले चैप्टर में आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ, यहाँ पर संतुलित करना समीकरण सीखा होगा। देखिए यहाँ पर Mg2+, यहाँ पर मुक्त अवस्था में 0, यहाँ पर बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस का 2 कट जाएगा, 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर भी है, तो बैलेंस होगा। इसको डाल दिए समीकरण 1 यहाँ पर। इस पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर कैथोड पर क्या होता है हमारे पास, अपचयन होता है। यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या हो जाएगा हमारे पास, Cu2+ से Cu हो जाएगा। इसकी रिएक्शन बनाइए, Cu2+ से क्या हो रहा है हमारे पास, Cu हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पर मुक्त अवस्था में कहाँ पर है, यहाँ पर 2+ है यहाँ पर। तो इसमें इसको मतलब बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, अपचयन, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। चलिए लिख लेना, यहाँ पर इसको डाल देंगे समीकरण 2, यहाँ पर डालते समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 के क्या कर देंगे, जोड़ने पर। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Mg से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर Mg2+ हो रहा है हमारे पास, और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये क्या है हमारे पास, Cu है यहाँ पर, इसको जोड़ दिया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा, इसको जिम करते लिख लीजिए। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, Mg बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा हमारे पास, Cu2+ बचा यहाँ पर, Cu2+ बचा यहाँ पर, तीर का साइन लगाइए। फिर क्या बचा हमारे पास, Mg2+ बचा है हमारे पास, प्लस का क्या बचा हमारे पास, Cu बचा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही तो बचा यहाँ पर, इतना ही बचा। अब बस हो गया काम, इतना आपने कर लिया तब काम हो गया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर वो लगाइए, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको वो निकाल लीजिए, यानी कि हमें भी यहाँ पर EMF की गणना करनी है। सबसे पहले आपको उसको जरूरत होगी यहाँ पर E नोट सेल की, यहाँ पर यानी कि E माने इलेक्ट्रोड विभव की। यहाँ पर E नोट सेल निकाल लीजिए, यहाँ पर E नोट सेल निकाल लीजिए। यहाँ पर E नोट सेल किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर इस नोट सेल यानी कि E नोट सेल निकालिए। यहाँ पर E नोट सेल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए E नोट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E नोट यहाँ पर ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैथोड माइनस का एनोड होता है। क्या होता है, कैथोड माइनस का ई नोट एनोड होता है। ई नोट एनोड यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना। तो यहाँ पर ई यानी माइनर इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोट सेल निकालिए। यहाँ पर माइनर इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नोट सेल, ठीक है। तो ई नोट सेल यानी कैथोड पर हमें दिया माइनर इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड पर कितना दिया यहाँ पर, कैथोड मतलब कैथोड यहाँ पर अब ये इतना आपको एक बात और ध्यान होनी चाहिए, कैथोड पर क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है धनात्मक होगा। यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड का मान माइनर इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया, 0.34 दे दिया यहाँ पर 0.34 और माइनस का एनोड का मान कितना दिया, माइनस क्या दिया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका माइनर इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया, 2.37 दे दिया यहाँ पर। एनोड पर कितना कैथोड एनोड पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर 2.37 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ई नोट सेल बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िए 0.34 और 2.37 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जो देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, और 3 और 3 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 2.71 आ जाएगा यहाँ पर, कितना जाएगा वोल्ट, यहाँ पर 2.71 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई नोट सेल का अब देखिए यहाँ पर उसका नेनार्ड समीकरण का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर नेनार्ड समीकरण क्या कहते हैं हमारे पास, देखिए EMF या ई सेल या EMF बात एक ही होती है। यहाँ पर नेनार्ड समीकरण तो आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर वही लगा दीजिए। यहाँ पर ई सेल EMF इसी के बराबर होता है, या ई सेल कर दीजिए यहाँ पर ई सेल, ठीक है। ई सेल
बराबर क्या होता है हमारे पास ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस का क्या होता है 0.0591 बट्टे क्या होता है हमारे पास यन होता है लोग लोग लोग। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको ये क्या होता है अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, आपने सब पढ़ कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभिकारक उत्पाद आपने साम्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए इसको यहाँ पर अभिकारक उत्पाद वाले उत्पाद की Mg2+ उत्पाद वाला लिख लेंगे यहाँ पर, ऊपर Mg2+ हो जाएगा यहाँ पर, Mg2+ हो जाएगा यहाँ पर, Mg2+, या बोल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं एनोड बट्टे कैथोड लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एनोड बट्टे कैथोड लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण वाला Mg2+ लिख लेंगे यहाँ पर, अपचयन वाला Cu, अपचयन वाला क्या लिख लेंगे यहाँ पर Cu2+ क्या लिख लीजिए यहाँ पर Cu2+, यहाँ पर Cu2+ लिख लेंगे यहाँ पर, Cu2+ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर Cu2+ यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए यहाँ पर, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए ई नोट सेल का मान ये निकाला 2.71 निकाला, माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या कितने जोड़े थे हमने, 2 जोड़े थे यहाँ पर, 2 और यहाँ पर भी 2, या 2 प्लस है यहाँ पर, ये मान सकते हैं यहाँ पर। तो कितना लिख लेंगे यहाँ पर 2 लिख लेंगे यहाँ पर, जितने प्लस होंगे उतने लिख लेंगे, 2 लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लोग Mg2+ की संख्या हमारे कितनी दी है, Mg2+ की संख्या 0.1 दे दी यहाँ पर, 0.1 दे दी यहाँ पर, 0.1 लिख लिया यहाँ पर, 0.1 डिवाइडेड बाई Cu2+ की संख्या 1 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ देख लेना ऊपर, 1 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻ है यहाँ पर, 1 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंपलीफाई कीजिए, कैसे करेंगे बताइए सिंपलीफाई, हम सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर इसको हम देखिए रुक जाइए यहाँ पर, इसको पेज लेते हैं, रुक जाइए एक, देखिए EMF है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10⁻⁻⁻⁻⁻ को ऊपर ले चलिए, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर 2.71 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लोग 10⁻1 को ऊपर ले आए यहाँ पर, 10 इस पॉइंट को हटाइए यहाँ पर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अब नीचे हमारे पास 10 बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास 10 बचा यहाँ पर, ठीक है, 10 बचेगा। अब देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो EMF बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2.71 माइनस का 0.0591/2 हो जाएगा यहाँ पर। लोग बन का मान क्या होता है, 0 होता है, सबको मान 0, तो इसमें 0 के मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास EMF विद्युत भागफल EMF कितना आ जाएगा हमारे पास 2.71 आ जाएगा यहाँ पर, 2.71 वोल्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, लगातार आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर का लगा, लंग में 3 नंबर का शायद आया था यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताया है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 23 में भी आया था और 24 में भी आया, रिपीट हुआ क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता, मोला चालकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया है गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर सबसे पहले हमें देखिए दिया है 0.05 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर बताइए क्या होता है, मोलरता होती है, मोल प्रति लीटर में मोलरता, ठीक है। कैपिटल M का मान दिया यहाँ पर, कैपिटल M मोलरता कौन कितना दिया 0.05, ठीक है, मोल प्रति लीटर यहाँ पर दिया है, ठीक है। बिलियन के कॉलम का व्यास मतलब क्या होता है 2r होता है। व्यास किससे लिखते हैं यहाँ पर 2r से, तो 2r का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर मीटर में, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, 1 × 10⁻2 मीटर हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, 1 × 10⁻2 ये मीटर में करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं करने की जरूरत है, बट देखिए इस यहाँ पर भी सेंटीमीटर दिया है, कर लीजिए, बाद में देखते हैं यहाँ पर, कर लीजिए, ठीक है। लंबाई कितनी दी गई 100 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर, ठीक है। लेंथ इनकी यल बराबर क्या दिया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है यहाँ पर। इसको मीटर में कर लीजिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, 100 × 10⁻⁻2 मीटर, या 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है यहाँ पर। तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना दिया है पर, रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर, देखिए 5.55 × 10⁻³ ओम दे दिया यहाँ पर,
इतना दिया है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालेंगे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, रो होता है। रो बराबर क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, RA/L होता है फॉर्मूला यहाँ पर। आर देखिए प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर हमें, दिया है 5.55, ठीक है 5.55। और क्या दिया, गुणा 10⁻³ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई ए क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर लिखा हुआ, कॉलम का व्यास इतना दिया है तो कॉलम क्या होगा, कॉलम का इतना, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे यहाँ पर πr², यहाँ पर πr² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल का मान कितना दिया यहाँ पर, 1 दिया है यहाँ पर, 1 लिख लेंगे यहाँ पर। एल का मान कितना लिख लेंगे यहाँ पर, 1 लिख लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, 5.55 गुणा 10⁻³ ठीक है। अब देखिए पाई का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, 3.14 गुणा आर का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया 10⁻⁻², 10⁻⁻³ डायरेक्टली हो जाएगा 10⁻⁻⁴। जब घात पे घात लगी तो घातों की क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है। 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड 1 हटाइए यहाँ पर, 1 से कोई मतलब ही नहीं। तो रो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। 3.14 की 5.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए बताइए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए कर लेना मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना यहाँ पर, वही आपका किसमें आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ओम मीटर में आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। किसमें आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ओम मीटर में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, हमें मालूम है। देखिए यहाँ पर दिया है आर का मान 10⁻⁻² दिया, यहाँ पर आर की यहाँ पर 10⁻⁻² इस टाइप से पुट करेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, और जब घात पे घात लगी तो घातों की गुणा हो जाती है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए 10⁻⁴ लिख लिया यहाँ पर। और बाकी सब एच पाई का मान पुट किया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमें निकालना क्या है, चालकता निकालनी है, ठीक है। चालकता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। चालकता क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। कप्पा लिख लीजिए 1/रो, जब रो का मान जो आएगा यहाँ पर पुट कर लेना, उसको भाग लेना, आपको क्या आ जाएगी यहाँ पर, चालकता आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चालकता का मात्रक पूछा गया था 2024 में, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। फिर मोलर चालकता देखिए निकाल लेना, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर चालकता लेमडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा गुणा 100, ठीक है, नहीं 100 नहीं 1000 होता है, सॉरी 1000 होता है, कप्पा गुणा 1000 बट्टे क्या होता है, यम मोलरता। देखिए कप्पा का मान यहाँ से निकालेंगे, कप्पा का पुट करेंगे यहाँ पर, 1000 जिनको आते लिखेंगे यहाँ पर, 1000 जिनको आते लिखा, यम मोलरता दी गई यहाँ पर, इतनी 0.05 दी गई यहाँ पर, 0.05 पुट करना वैल्यू आपकी वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मोलर चालकता आ जाएगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ओम मोल इनवर्स, यहाँ पर ये इसका फार्मूला होता है, यहाँ इन मात्रक होता है यहाँ पर, ठीक है। कर लेना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए अभिक्रिया 2a + b से 2c + 3d के लिए c के सांद्रण में परिवर्तन 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग एवं ABC तथा D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग हमको लिखना है और ABC के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर दर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक अभिकारक से उत्पाद दे दिया, यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका वेग लिखना आना चाहिए, तो वेग देखिए किस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर दी है रिएक्शन क्या दी है, यहाँ पर 2a + का b रिएक्टेंट से हमें एक प्रोडक्ट दिया है यहाँ पर 2c + का 3d यहाँ पर। अब देखिए आपका बेग लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेग कभी कभी अलग से लिख दे देता है, 1-2 नंबर का बेग लिखिए यहाँ पर, तो बेग लिखना सीख लेना अच्छे से। देखिए कुछ नहीं होता, सबसे पहले हमें बेग लिखना है। तो अभिक्रिया का बेग किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया का बेग किस टाइप से लिखते हैं, लिखेंगे अभिक्रिया का बेग, अभी बड़ा थोड़ा लिखते हैं, अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का बेग, ठीक है। देखिए अभिक्रिया का बेग किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया का बेग किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर, चाहे आर से रिप्रेजेंट करिए, अभिक्रिया का बेग डायरेक्टली लिखिए, बराबर का साइन लगाइए यहाँ पर, ठीक है। आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, आर भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2a + के b है यहाँ पर, और 2c + का 3d है यहाँ पर, ठीक है। तो किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं क्या होता है, अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो जाती है, घटती जाती है, इसलिए अभिकारक में माइनस लगाते हैं। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, d/dt लिखेंगे यहाँ पर, बेग होता है d/dt। अब ये सांद्रता हमेशा इस टाइप से इस ब्रैकेट में बंद होती है यहाँ पर,
इस ब्रैकेट में डी ए ओवर, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा डी टी लिख दिया यहाँ पर। तो क्या माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती है। अब ये गलती आप करेंगे एग्जाम में, क्या करेंगे, देखिए कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसका यहाँ पर, ये कहाँ पर आता है, ये जब मल्टीप्लाई का लिखा होता है इसके गुणा में लिखा होता है, गुणांक में, ठीक है, तो इसके नीचे आ जाता है यहाँ पर, इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इस टाइप से लिख देते हैं यहाँ पर 1/2। अगर भाग में 1/2 लिखा होता तो गुणा में आ जाता, ध्यान रखना, ठीक है। बराबर का साइन लगाइए यहाँ पर, फिर अगेन लिखेंगे इसका यहाँ पर, इसमें भी माइनस लगाएंगे, d/dt लिखेंगे यहाँ पर, और b की सांद्रता इस टाइप से लिख देंगे यहाँ पर, b की सांद्रता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अभिकारक में हमेशा ध्यान रखना माइनस लगाते हैं, उत्पाद में नहीं लगाते, क्योंकि उत्पाद में देखिए उत्पाद में सांद्रता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बराबर इसी के बराबर लगा दीजिए, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी की सांद्रता यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी यहाँ पर। बराबर आगे लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, डी ओवर डी टी हो जाएगा, डी ओवर डी टी, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर, डी की सांद्रता यहाँ पर, इस टाइप से लिखते हैं, लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बेग लिख दिया यहाँ पर, इतना काम खत्म कर दिया। फिर लिखना हमें यहाँ पर, और दिया क्या है इसमें हमें, यहाँ पर हमें दे दिया है सी के सांद्रण में परिवर्तन दे दिया, यहाँ पर सी के सांद्रता में परिवर्तन दे, डी सी ओवर डी टी का मान हमें दे दिया यहाँ पर, कितना दे दिया यहाँ पर हमें, 1 दे दिया यहाँ पर, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर इसका मान नहीं दिया, इसमें इसका मान नहीं दिया, इसमें इस इक्वेशन में इसका मान, इसमें इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 में हमें यहाँ पर सिर्फ 3 का मान नहीं दिया है यहाँ पर, और चौथे का मान दिया है यहाँ पर, सी का मान दिया है। तो सी का मान देखिए, इसमें हमें सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें यहाँ पर सी का मान दिया, सी की सांद्रण में परिवर्तन दिया, मतलब इसका आपको यूज हर बार करना होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले इसको ले लेंगे यहाँ पर, इसको पहले ए में ज्ञात करना है यहाँ पर, इसको कॉमन लेना है, इसको हर मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन निकालेंगे तो इसको भी लेंगे, फिर इसमें निकालेंगे तो इसको साथ लेंगे, इसमें निकालेंगे यहाँ पर, किसमें डी में निकालेंगे तब इसमें लेंगे यहाँ पर, इसको हमेशा आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इसका एक का मान दे दिया, तभी तो हम निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर ए में, ए के लिए निकालेंगे यहाँ पर, ए के लिए यानी कि 4A के लिए, 4A के लिए लिखेंगे यहाँ पर, ए के लिए, ठीक है। ए के लिए सांद्रण में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी, ठीक है, डी टी वही इसको लिख दीजिए, इसको ले लीजिए यहाँ पर, सी की सांद्रण में परिवर्तन आपको हर बार लेना है, माइनस के 1/2 लिख लीजिए यहाँ पर। बराबर क्या हमारे पास है, इसको ले लेंगे 1/2 डी सी ओवर डी टी लिख लिया यहाँ पर, और 1/2 भी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अब विद माइनस, यहाँ पर माइनस बच रहा है यहाँ पर, माइनस का डी की सांद्रता ओवर डी टी, ठीक है, बराबर, अब डी सी ओवर डी टी की सांद्रता में दी गई है, 1 दी गई है यहाँ पर, 1 लिख लिया यहाँ पर। अब ये माइनस उधर लगा दीजिए, चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं, इतना ही छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर राइट है यहाँ पर, चाहे माइनस उधर लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी की सांद्रता में परिवर्तन डी सी ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर किसके निकालना है यहाँ पर, बी में निकालना है, तो बी इसको कॉमन हमने बताया था, इसको कॉमन लेना है, इसको मतलब हर बार लेना, तो डी माइनस का डी वी ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए माइनस का डी वी, डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे डी टी हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 डी सी ओवर डी टी हो जाएगा, डी सी ओवर डी टी, डी है, ठीक है, डी सी ओवर डी टी। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या उधर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी टी, ठीक है, डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी हो जाएगा, माइनस इधर लगा दिया, माइनस के 1/2 हो जाएगा, और सी का मान डी सी ओवर डी टी का ऊपर देख लेना, बन दिया यहाँ पर, तो बराबर क्या लिख देंगे, इसमें माइनस का 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी मात्रा लिखते रहना यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, उसका मात्रा ऊपर वाले का लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, इसका मात्रा लिख लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसी टाइप से सिमिलरली हमें किसका निकालना है, डी में निकालना है, डी में, तो डी को भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए यहाँ पर। देखिए 1/2 आप लिख लेना यहाँ पर, 4C के लिए यहाँ पर लिखा नहीं है हमने, तो यहाँ पर लिख लेना, इसका मात्रा लिख लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पर 4B के लिए लिखा है यहाँ पर, 4B के लिए यहाँ पर, फिर 4C के लिए लिखेंगे यहाँ पर, 4C के लिए, ठीक है, 4C के लिए मतलब कि C के लिए, तो यहाँ पर C के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/3 D की सांद्रता में परिवर्तन डी ओवर डी टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 डी सी
ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पर गुणा का साइन लगा दीजिए जिससे कि देखने में अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, डी संता ओवर डी टी। यहाँ पर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा, उसका मान बन दिया है, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, डेढ़ आ जाएगा 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर कितना सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आपको बेग लिखना आना चाहिए, बेग लिखना आपको बता दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बेग लिखना आपको बता दिया। यहाँ पर नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग। कभी कभी 50% नहीं लिखा होगा, तब भी आपको 50% ही मानना जब भी आधा भाग लिख जाए यहाँ पर। ठीक है, 10 मिनट में पूर्ण होता है। 10 मिनट में क्या होता है, पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगी? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का ये वाला फॉर्मूला आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है, और क्या होता है हमारे पास, लोग ए बटे ए माइनस एक्स, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता और टी समय वासंता। ये क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या होती है, टी समय वासंता। और अर्धायुकाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक अर्धायु डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। अर्धायुकाल का फॉर्मूला लिख के बराबर, अर्धायुकाल का फॉर्मूला 0.693 बटे क्या होता है हमारे पास, टी 1/2। ये फार्मूला आपको, ये दो फार्मूले आपको इस चैप्टर में मालूम होने, इसी चैप्टर में इस पर या इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, फेमस है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए प्रश्न से। प्रश्न में हमें क्या दिया है यहाँ पर, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। 50% किसमें, 10 मिनट में पूर्ण होता है। मतलब कि यहाँ पर आधा भाग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला लगाएंगे। यहाँ पर आधा भाग जब भी कहे तो टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर किसका लगाएंगे, टी हाफ का फॉर्मूला। मतलब टी आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, मतलब टी हाफ का मान दे दिया यहाँ पर। जब भी आपको आधा या 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, टी हाफ का मान कितना दिया यहाँ पर, 10 मिनट दे दिया यहाँ पर। 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? तो सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, अर्धायुकाल का के बराबर होता है हमारे पास 0.693 बटे टी 1/2, राइट। तो यहाँ पर पुट कीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.693 बटे टी हाफ का मान दिया है 10, इसको डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे चलिए, इतना काम हमारा खत्म। फिर देखिए इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? देखिए जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी गई हो यहाँ पर, अब देखिए समझिए, यहाँ पर समझाते हैं रफली आपको, रुक जाइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 80% लिखा हुआ है। 80% लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? देखिए 80, अब परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए यहाँ पर। मतलब कि 100 में से इसमें 80 है यहाँ पर। 100 में से मतलब कि है 80 है यहाँ पर, जो भी हो 100 में से 80 भाग है। मतलब कि ए किसका मान होता है यहाँ पर, ए क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता ए, और ये क्या होता है, ए मतलब कि डायरेक्टली लिखते हैं ए का मान दिया, ए किसका मान होता है, 80 किसका मान होगा यहाँ पर, इसको तो आपको ए ही लेना है। यहाँ पर ए ले लिया है, 80 किसका मान होता है, एक्स का मान ले लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना एक्स का मान ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 है, यहाँ पर 80 किसका होता है, एक्स का मान होता है। तो एक्स बराबर कितना ले लिया हमने, 80 ले लिया है यहाँ पर। अब ए का मान नीचे हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो 100 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, 100 यहाँ पर। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थान का फॉर्मूला के बराबर क्या होता है हमारे पास, 2.80 लिखिए, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, टी। इसी मतलब इसका भाग कितने समय में पूर्ण होगा, मतलब टी का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, लोग चाहे बेस 10 भी लिख लीजिए, बेस 10 भी होता है यहाँ पर। फॉर्मूला में क्या होता है, बेस 10 भी होता है, बेस 10 माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, बेस 10 भी लिख लीजिए यहाँ पर। लोग बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर, ए बटे ए माइनस ना दिया तो समझ बेस 10 होता है यहाँ पर, ए माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटे टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा लोग ए का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान 100 दे दिया यहाँ पर, 100 दे दिया यहाँ पर, 100 बटे ए माइनस एक्स, ए का मान 100 और एक्स का मान कितना हमारे पास है, 80 है यहाँ पर, 80। ठीक है, 80। अब देखिए के बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 2.303 बटे टी लोग 100 बटे 100 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 20 बचेगा यहाँ पर। अब 20 × 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लोग 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बेस 10 क्यों छूट रहा है यहाँ पर, वैसे हम भूल जाए तो माना जाता है बेस 10, ध्यान रखना यहाँ पर, गलती में समझना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, लोग बेस 10 और 5 हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पर, log 5 का मान आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर। log देखिए log 2 का मान याद कर लेना, यहाँ पर 3 का मान याद कर लेना, 5 का मान याद कर लेना, यहाँ पर तीन मान आपको log के मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए समीकरण इसको डाल लीजिए 2 यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 जिसके LHS बराबर होते हैं उसको RHS भी बराबर होते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर इसको लिख देंगे 2.303 बट्टे टी हो जाएगा यहाँ पर, log बेस 10 5 हो जाएगा। मतलब कि जिसके LHS बराबर होते हैं उसके RHS भी बराबर कर देंगे यहाँ पर, होगा या कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए 0.693 हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 10 लिखा है यहाँ पर, बराबर 2.303 बट्टे टी, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब log 5 का मान पुट करिए, log 5 का मान कितना होता है 0.698 होता है, 0.698 यहाँ पर, ठीक है। log 5 का मान पुट कर देंगे। log 5 का मान आपसे कोई पूछते कितना होता है 0.698, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले पलट देना यहाँ पर, ठीक है, पलट देना, फिर टी का मान जो भी आए टी का मान यहाँ पर आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, टी का मान जो भी आए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर इसका मात्रा क्या हो, भाग कितने समय मतलब किस में दिया है यहाँ पर, समय कितने मिनट में दिया, तो मिनट में ही आएगा यहाँ पर, किस में आएगा, मिनट में ही आएगा, मिनट में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको उल्टा कर देना, टी ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगी, फिर उल्टा इसकी त्रिछी मल्टीप्लाई कर देना भाई, टी का मान आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हमने कर दिया। अब देखेंगे हम क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास हो गए यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए राउल्ट का नियम, या इस पर न्यूमेरिकल आ जाए या राउल्ट का नियम आ जाए, दो में से एक चीज़ तो 100% आनी ही आनी है, पक्का है यहाँ पर आना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राउल्ट का नियम क्या कहता है, जब किसी विलायक में आभासील विलेय घोला जाता है, क्या घोला जाता है, आभासील विलेय घोला जाता है, तो विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, ये सिंपल भाषा में क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, विलायक का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P0 माइनस के PS अपन P0 बराबर क्या होता है NB अपन Na प्लस NB होता है, जहाँ P0 क्या होता है शुद्ध विलायक का बाष्प दाब होता है, PS क्या होता है विलयन का बाष्प दाब होता है, Na क्या होता है विलायक के मोल, NB क्या होते हैं विलेय के मोल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तैयार कर लेना यहाँ पर। देखिए क्या होता है हेनरी का नियम, क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर। क्या कहता है हेनरी का नियम, देखिए ये क्या होता है हमारे पास, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती, यही क्या होता है हमारे पास हेनरी का नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ एम क्या होती है हमारे पास घुली गैस की मात्रा, पी क्या होता है साम्य पर गैस का दाब, के एच क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है, क्या होता है हेनरी, एच फोर हेनरी स्थिरांक होता है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कोलाउस का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कोलाउस का नियम, यहाँ पर इन तीन नियम को रट लेना यहाँ पर। देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, क्या होती है, योग के बराबर होती है, क्या होती है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लेमडा एम लिख दीजिए यहाँ पर, यम यहाँ पर एम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों ऋणायनों की तुल्य मतलब मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। चाहे मोलर चालकता लिख दीजिए चाहे तुल्यांकी चालकता लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अनंत अनुता पर अनंत लिखा हुआ है, क्या अनंत अनुता पर यहाँ पर, इसीलिए लिख देते हैं। इससे डेफिनेशन मतलब कोलाउस का नियम किस टाइप से, देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिनको आयनों में तोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नियम विद्युत अपघट्य में ही अप्लाई होता है, विद्युत अनपघट्य में नहीं अप्लाई होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो विद्युत किसी अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के क्या होते हैं योग के बराबर होती है, यही कोलाउस का नियम कहता है यहाँ पर। फिर देखिए डेफिनेशन, बेग उसमें लिखा होगा बेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेग स्थिरांक की परिभाषा। देखिए वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के बेग को, ठीक है, प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, ठीक है, शो करता है, डिनोट करता है, यहाँ पर दर्शाता है, बेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, बेग स्थिरांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिंपल भाषा में ध्यान रखना, वह व्यंजक जो अभिकारकों की
ठीक है, अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए इक्वेशन लिख लेना है। एक्स ए प्लस वाई भी यहाँ पर एक अभिकारक है, यहाँ पर उत्पाद बन रहा है यहाँ पर, तो अभिक्रिया का वेग इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर, ठीक है, वेग समानुपाती यहाँ पर साइन लगाएंगे यहाँ पर, ए की पावर कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, ए की सांद्रता की पावर एक्स, वाई की सांद्रता की पावर वाई, तो ये इसको वेग को कहते हैं डी एक्स ओवर डी टी, या आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे समानुपाती का साइन क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक ले लेंगे, कोष्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, बी की पावर वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसको, यानी कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या हर बार आती है, 2024 में भी पूछी गई थी यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। समन्वय संख्या पर टिप्पणी लिखिए, समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो समन्वय संख्या क्या कहती है यहाँ पर, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है, उसे उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, इसके इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर, ठीक है, 6 हो जाएगी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसके इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर, इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक के, ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। देखिए क्या होता है, उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, पर प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं यहाँ पर, राइट। देखिए इसका एटॉमिक मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस टाइप से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए पहले फार्मूला देखिए, ई एन का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम, देखिए एग्जाम्पल ये लिख दिया है, K4Fe का होल 6 यहाँ पर, तो EN निकालना है यहाँ पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालना है यहाँ पर, आयरन का यहाँ पर। तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसका निकालना है, तो इसका सेंट्रल मेटल आइटम का निकालना है यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 26 होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए निकाल कर दिखा दें यहाँ पर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हमें Fe की निकाली, तो एक्स को एक्स मान लेंगे, इसको इधर लिखिए प्लस का, अब K4 पर कितनी होती है वैलेंसी, 1 होती है, 4 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस पर कोई चर नहीं, बराबर 0 हो जाएगा, 4 प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर 2, तो मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मालूम है 6, तो 2 गुणे 6 यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करना है भाई, आपका कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर, 26 और 12 कितना होता है यहाँ पर, 26 12 कितना होता है, 26 से 40 48 मतलब 38 होता है, 38 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास क्या हुआ, EAN होगा, यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए इसको, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के द्रव निकलकर, ठीक है, सीधे रक्त में घुल जाते हैं, सीधे क्या हो जाते हैं, रक्त में घुल जाते हैं, ठीक है, द्रव निकलकर सीधे रक्त में घुल जाते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं, जो पूरे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो कि क्या लिखेंगे, जो पूरे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल करता है यहाँ पर। इन द्रवों को हार्मोन कहते हैं, इन द्रवों को कहते हैं हार्मोन कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, ठीक है, क्या होता है, इंसुलिन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन लिखनी है आपको। देखिए चालकत्व क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकत्व कहते हैं, या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं यहाँ पर, चालकत्व कहते हैं। दूसरी भाषा में परिभाषा लिखना चाहते हैं, लिख लेना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन देखिए किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। देखिए किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ, ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यहाँ पर। देखिए किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, देखिए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है रो बराबर आर पर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर।
फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड में फार्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए फार्मिक अम्ल का फार्मूला आपका क्या होता है, HC। देखिए फार्मिक अम्ल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर HCOOH यहाँ पर। अब फार्मेल्डिहाइड है यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर HCHO यहाँ पर। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से बना दिया यहाँ पर HC। अब हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फार्मिक अम्ल फार्मूला HCOOH होता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फार्मिक अम्ल स्ट्रक्चर बना दिया। फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह क्या होता है, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, समूह की एक संयोजकता से हाइड्रोक्सी समूह यानी OH, और दूसरी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है यहाँ पर। अब फार्मेल्डिहाइड में क्या होता है हमारे पास, फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह, फार्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया। फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। यही क्या होती है, इसकी भिन्नता होती है। इसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल में मतलब एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी समूह और एक संयुक्ता से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। इसमें दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। तो इसमें दिया CH3 CH2O CH2 CH3 का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पर ईथर ग्रुप है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेथ एथॉक्सी लगा देंगे, ऑक्सी जोड़ देते हैं, एथॉक्सी हो जाएगा। और मेथ प्रोप तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन जोड़ देंगे, प्रोपेन एथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0.m मतलब मोलरता NaCl का परासरण दाब 0.1 m यूरिया से अधिक होता है। NaCl का यूरिया से अधिक होता है क्योंकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता है और NaCl आयनों में टूट जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NH2CO NH2 यही तो होता है। यूरिया आयनों में नहीं टूटता है, ध्यान रखना, नो नहीं टूटता है यूरिया। अब NaCl का होता है NaCl नमक क्या होता है, आयनों में टूट जाए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें टूट जाता है यहाँ पर। इसलिए लिखा हुआ है 0.1 m NaCl का परासरण दाब 0.1 m यूरिया से अधिक होता है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज परासरण दाब एक अनुषंगिक गुण है। ठीक है, परासरण दाब क्या है, एक अनुषंगिक गुण है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है, एक कणों की संख्या पर क्या होता है, निर्भर करता है यहाँ पर। एक मतलब कि इसमें NaCl में 2 कण हो जाएगा, मतलब 1 2 यहाँ पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसका पान टाइप गुणक निकालेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए लिखा हो चूंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है, NaCl आयनों में टूट जाता है, लिखा है NaCl आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता। यहाँ पर यूरिया आयनों में नहीं टूटता, इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। ये रीजन आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए फिनाल का अम्लीय प्रकृति को समझाइए, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए यहाँ पर। देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है। किससे होती है, मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास क्या नहीं, H+ मतलब क्या, प्रोटॉन निकल जाता है यहाँ पर, इसके H2 से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर OH है यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं इस पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोन पेयर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनेट आयन बन जाएगा। इसी कारण क्या होता है हमारे पास, मतलब क्या होता है यहाँ पर, अम्लीय होती है यहाँ पर, इसलिए लिखा क्या होता है, अम्लीय। तो लिखा हुआ है फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन निकलता है यहाँ पर, फिनेट आयन बनता है, इसलिए क्या होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है यहाँ पर। क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, जिससे फिनेट आयन बनता है। क्या बनता है, जिससे फिनेट आयन बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथन से ज़्यादा क्यों। ठीक है, देखिए इसका ज़्यादा क्यों होता है यहाँ पर। देखिए एथनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। हम जानते हैं FON। ठीक है, FON मतलब ये सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में यही विद्युत ऋणात्मक होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होती है, फ्लोरीन होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एथनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि मेथॉक्सीमेथन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एल्कोहल है C2H5O यहाँ पर, मतलब कि इसके बीच यहाँ पर हम जानते हैं मतलब कि ऋणात्मक तत्व के बीच हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होगा, और ऋणात्मक तत्व के बीच इनकी क्या बनेगा हमारे पास, इन तीनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इनके बीच देखिए यहाँ पर, इनके बीच 3 डॉट से दिखाएंगे यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, फिर इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इन्हीं के बीच क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कीटवन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखी यहाँ पर। देखिए कीटवन क्या होता है, देखिए जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को कीटवन कहते हैं, मतलब टूटने की घटना को क्या कहते हैं, कीटवन कहते हैं। क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म
जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को कहते हैं किण्वन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध से दही बनना, यहाँ पर किण्वन का उदाहरण यहाँ पर, ठीक है। किण्वन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ देखिए क्या होती है, बिलियन तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु विलयन की में किण्वन अधिक सक्रिय होता है। क्या होना चाहिए, बिलियन तनु होना चाहिए, क्यों, बिकॉज तनु विलयन में किण्वन अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट, कमरे का ताप 25 से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है। कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, कमरे का ताप 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है, ठीक है। वायु का संचार आवश्यक हो, वायु का संचार क्या हो, आवश्यक हो। चौथा लिख लीजिए, किण्वन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 से 8 होना। किण्वन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 8 होना चाहिए, नोट कर लीजिए। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए क्रिया की कोड और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इधर हेडिंग डालेंगे क्रिया की आणविकता, इधर हेडिंग डालेंगे क्रिया की कोड डालेंगे। यहाँ पर चाहे इधर कोड लिख सकते हैं, चाहे इधर आणविकता, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए क्रिया की आणविकता यहाँ पर लिखेंगे, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। अब कोड एक मतलब शून्य हो सकती है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अब क्रिया की कोट या अभिकारकों की सांद्रता को क्या होती है बताती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे या भिन्नात्मक हो सकती है, ये क्या होती है हमारे पास, भिन्नात्मक हो सकती है या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये क्या होती है हमारे पास, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। नंबर चौथा लिखेंगे, या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर या प्रयोगों द्वारा या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है, कभी मिस नहीं होती, 2025 में आएगी जरूर यहाँ पर, ठीक है। हर साल आती है यहाँ पर क्रिया की कोट और आणविकता में, ठीक है, अंतर स्पष्ट करने के लिए, डिफरेंस लिखने के लिए आता जरूर है यहाँ पर। आईपीसी नाम देखेंगे यहाँ पर, देखिए हर बार ये पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीसी नाम लिखिए, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए पहला देखिए हमारे पास पहला दिया है K2ZnOH का होल 4 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है, तो किस टाइप से लिखेंगे, देखिए समझ लीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, सिंपल धातु होता है। ये क्या होती है हमारे पास, सिंपल धातु होती है। क्या होती है, सिंपल मेटल होती है यहाँ पर। सिंपल धातु मतलब सिंपल मेटल, सरल धातु। ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड होता है। ये क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु होती है, यानी कि सेंट्रल मेटल आइटम होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या होती है, सेंट्रल मेटल आइटम, सिंपल मेटल, एंड ये क्या होती है हमारे पास, लिगेंड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल धातु का नाम लिखेंगे। सिंपल धातु क्या है, डाई मत लिखना, सिर्फ ओनली पोटेशियम, तो इसका नाम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पोटेशियम। पोटेशियम, पिन भी नहीं चल रहा है, पोटेशियम, इसका नाम लिख दिया हमने पोटेशियम। पोटेशियम लिखा है यहाँ पर, सही से, ठीक है, पिन नहीं चला सही से, पोटेशियम। फिर किसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर कितने हमारे पास, 4 हैं। 4 के लिए किसका यूज करेंगे, टेट्रा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टेट्रा। 4 दिया तो किसका यूज करेंगे, टेट्रा का यूज करेंगे। टेट्रा हो जाएगा यहाँ पर, टेट्रा। टेट्रा। और OH को क्या लिख देंगे, OH को हाइड्रोक्सी। OH को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सी, राइट। फिर क्या यहाँ पर, जिंक है। जब यहाँ पर सिंपल धातु दी हो तो यहाँ पर क्या लगा, उसमें 8 लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिंकेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्सी लिखा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिंकेट लिख देंगे यहाँ पर, हाइड्रोक्सी जिंकेट, पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सी, जिंकेट। फिर क्या आएगा हमारे पास, इसकी हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिए आप। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किस टाइप से निकलते हैं यहाँ पर, देखिए पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 गुणा 1 होती है, ठीक है। प्लस का इसकी निकालनी है, एक जिंक की निकालनी है, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का साइन लगाएंगे। OH पर क्या होता है यहाँ पर, OH पर 1 निगेटिव होता है। OH पर कितना होता है, 1 निगेटिव होता है, तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर, इस पर कोई चार्ज है नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस का 4 में से 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर 0। तो x बराबर क्या बचेगा, 2 आएगी, विद 2 आएगी, इसकी क्या आएगी यहाँ पर, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2 किस डायरेक्टली इस टाइप से नहीं लिख देंगे यहाँ पर, तो इसको रोमन गिनती में लिखेंगे यहाँ पर। किसमें लिखेंगे, रोमन गिनती में, रोमन अंक में लिखेंगे, 1 2 इस टाइप से यहाँ पर रोमन अंक में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सी, जिंकेट हो गया यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर इसको K2HgI4 है यहाँ पर, क्या है, K2, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, K2HgI4। इसको किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, भाई सिंपल जो तरीका है, एक ही तरीका, अगर एक सीख लिया तो आराम से सब कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल धातु, सिंपल धातु लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पोटेशियम, पोटेशियम दूसरा पिन लेते हैं, चल नहीं रहा है, पोटेशियम, ये भी नहीं चल रहा है सही से, पिन ये चल नहीं रहे हैं। पोटेशियम यहाँ से लिखिए, ये चल रहा है सही से, पोटेशियम, राइट। पोटेशियम लिख दिया इसका नाम। फिर किससे शुरुआत करेंगे, लिगेंड से। लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 के लिए, टेट्रा,
चार के लिए क्या लिख देंगे भाई, टेट्रा लिख दिया यहाँ पर, टेट्रा लिख दिया, चार के लिए टेट्रा। फिर लिगेंड टेट्रा, आई को क्या लिखते हैं, आइडो, या आइडो लिखते हैं या आइडाइडो भी लिख देते हैं, कोई कोई किताब में आइडाइडो लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, आइडाइडो लिख दीजिए चाहे यहाँ पर, टेट्रा आइडाइडो, आइडाइडो, ठीक है, टेट्रा आइडाइडो, ठीक है, आइडाइडो लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पर, मरकरी है यहाँ पर, इसको मरकरी, बट यहाँ पर सिंपल धातु तो इसमें क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्क्यू, ठीक है, देखिए मर्क्यूरेट लिखा है इसमें, तो इस पर रा टांग दीजिए, मर्क्यूरेट, अब सही है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकाल देते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी भाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी निकालनी है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का अगेन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, इस पर कितनी होती है, माइनस का 1 होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन एंटीमन क्या होता है, माइनस के 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस के 4 में से 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बराबर 4, तो 1 बराबर क्या आ जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी, हटाइए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 2, बस हो गया काम, कितने सिंपल है, यहाँ पर कठिन थोड़ी ना यहाँ पर। फिर देखिए इसको यहाँ पर क्या है, PTN3 का होल 4 Br2Cl2 है यहाँ पर, Cl2, इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, देखिए इनको समझते रहना यहाँ पर, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब हर साल एग्जाम में आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पर, हर साल आते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिंपल धातु है, नहीं दिए यहाँ पर, सिंपल धातु आपके सामने नहीं दिए, तो किससे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, हम किससे स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड देखिए यहाँ पर 2, ये भी लिगेंड है, यहाँ पर ये भी लिगेंड है, तो ये क्या था है, यहाँ पर ब्रोमो है, ब्रोमाइडो चाहे लिख देना है, जहाँ ब्रोमो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, चाहे ब्रोमाइडो मतलब बी आता है, अमीन पहले ए पहले आता है अल्फाबेट में, तो ए इसको यहाँ पर 4 है, तो टेट्रा लिख दिएगा, टेट्रा अमीन, ठीक है, क्या लिख देंगे, टेट्रा अमीन लिख देंगे, अमीन, टेट्रा अमीन लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टेट्रा अमीन। फिर क्या, इसको यूज कर दिया यहाँ पर, इसका टेट्रा अमीन यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो डाई ब्रोमाइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी देखिए 8 नहीं लगाना, सिर्फ ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओनली क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम लिख देंगे, प्लेटिनम, ओनली प्लेटिनम लिख दिया यहाँ पर। फिर किसका यूज करेंगे यहाँ पर, फिर देखिए इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी यहाँ पर, देखिए पीटी की निकाल लिया, प्लेटिनम की X लिखेंगे, और अमोनिया की क्या होती है, ऑक्सीकरण मतलब कि बैलेंस कितनी होती है, 0 होती है, हटाइए। अब Br की हेलोजन ग्रुप है, माइनस का 1 होती है, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 गुना क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर देखिए Cl2 है यहाँ पर, Cl2 है, इस पर क्या, ये भी हेलोजन है, तो इस पर भी -1 होता है, तो यहाँ पर प्लस का 2 गुना क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज है, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो X माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 बराबर 0, तो X माइनस का 4 बराबर 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, तो 4 इसकी ऑक्सीडेशन हमारे विद रोमन गिनती में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, लिख दिया, अब इसका नाम क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, क्लोराइड, राइट, यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर देखिए इसको आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर एक कमेंट करना यहाँ पर बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, देखिए कर लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपल धातु है नहीं, तो यहाँ पर लगा लीजिए है 6 हेक्सा, 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्सा, और यहाँ पर H2O को बोलते हैं, यहाँ पर हेक्सा H2O क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, हेक्सा एक्वा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्रोमियम, बट यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं, सिंपल धातु दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ओनली क्रोमियम, ओनली क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्रोमियम, ओनली क्रोमियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखिए H2O, देखिए X मान लेंगे यहाँ पर, और इसकी पूरी H2O की बैलेंस कितनी होती है, 0 होती है, हटाइए इसको बोल जाइए। और इस पर क्या होती है, माइनस का 1 होती है, माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ओनली क्लोराइड, ठीक है। फिर इसको कमेंट करेंगे, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इसको हम देखिए K4FeCN का होल 6, इसको क्या लिखेंगे भाई, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, इसका नाम पोटेशियम हो जाएगा, राइट। फिर देखिए पोटेशियम लिखिए, फिर क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, ठीक है, साइनो लिख देंगे, साइनो, और यहाँ पर सिंपल धातु तो इसमें लगा देंगे फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेरेट, ठीक है,
क्या हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आ जाएगी, यहीं पे निकाल दें। देखिए 4 प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगी यहाँ पर। आईपीसी नाम होगी यहाँ पर, मिल नहीं सकती यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इनको आईपीसी नाम बहुत ही सिंपल होता है, कुछ इनमें होता ही नहीं यहाँ पर। जो मेथड बताया उनको मेथड को अप्लाई कीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनमें अप्लाई करना, बस हो जाएगा काम है आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इनको ए भी सवाल आते हैं यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब पेपर में आए हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं। किसकी कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO होता है, यही तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला, यही होता है यहाँ पर। इसको लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं। कास्टिक भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH यहाँ पर, यही तो फॉर्मूला होता है KOH, इससे क्रिया कराते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इससे क्रिया कराते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बनता है, हमेशा देना था, क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है, CH3OH बन जाएगा यहाँ पर। और पोटेशियम फार्मेट बन जाएगा, HCOO एक के यहाँ पर। देखिए फार्मेट बन जाएगा। देखिए ये रिएक्शन आपको, देखिए ये रिएक्शन है कौन सी है, तो आपको मालूम है ये केनिजारोव क्रिया है। कौन सी है, केनिजारोव क्रिया। कभी कभी यहाँ पर दे देगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कीजिए, यहाँ पर NaOH से दे दिए, तब भी क्या बन जाएगा यहाँ, तब यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। अब यहाँ पर जब भी KOH से पूछे तो पोटेशियम फार्मेट बन जाएगा। दो तरीके से रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना, यही रिएक्शन आएगी। कभी कभी NaOH से पूछ ली जाती है, कभी कभी KOH से पूछ ली जाती है। ठीक है, कोई छाड़ दे देगा यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, कुछ है नहीं, अगर संतुलित करना चाहते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको यहाँ पर 2 लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2 4 1 5 3 1 4 1 5, सही है बैलेंस है। फिर देखिए फार्मिक अम्ल फेलिक विलयन के साथ क्रिया करता है। क्या करता है, फार्मिक अम्ल फेलिक विलयन के साथ क्रिया करता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए फार्मिक अम्ल का, देखिए सबसे पहले आपको फार्मूले रटे होना चाहिए। जब तक फार्मूले मालूम नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना यहाँ पर, फार्मूले याद कर लेना आप। देखिए फार्मिक अम्ल HCOOH, ये तो फार्मिक अम्ल होता है, यही होता है यहाँ पर। फार्मिक अम्ल फेलिक विलयन, फेलिक विलयन क्या होता है, हमारे पास CuO होता है, ये तो होता है फेलिक विलयन। तो हमेशा जब भी फार्मिक अम्ल फेलिक विलयन से क्रिया करेगा, हमेशा ध्यान रखना कि ऊपरस ऑक्साइड का लाल अक्षेप बनेगा यहाँ पर। इतने बार इसको प्रैक्टिस कीजिए कि रट जाएंगे आपको। ठीक है, CuO2 बन जाएगा यहाँ पर, कि ऊपर ऑक्साइड का लाल अक्षय बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी यहाँ पर, प्लस का H2O बन जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको याद होंगी रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, इनका कोई मेथड नहीं होता कि वही बनेगा, कि आप जिस टाइप से सवाल सोल्व करते हैं उस टाइप से वही मेथड होगा, कोई क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, नहीं। जब तक यही फंसेंगे रिएक्शन यहाँ पर, इनकी प्रैक्टिस करना यही आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए कैल्शियम एथेनॉइड को शुष्क आश्रित कराते हैं। किसे कराते हैं, कैल्शियम एथेनॉइड को शुष्क आश्रित कराते हैं यहाँ पर। इसको बताइए किस टाइप से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम एथेनॉइड को शुष्क आश्रित कराते हैं। अब सबसे पहले आपको कैल्शियम एथेनॉइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कैल्शियम एथेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए होल्ट वाइज में मत लिखिए, इस टाइप से लिखिए, CaCO, फिर इधर लगा देंगे CH3CO। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, किसका होता है, कैल्शियम एथेनॉइड को शुष्क आश्रित कराते हैं। क्या कराते हैं, शुष्क आश्रित कराते हैं। तो इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दिए, तो क्या बनता है, हमें एसीटोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोन। देखिए यहाँ से देखिए Ca यहाँ पर है, Ca, ठीक है, राइट। फिर देखिए O2 यहाँ से ले लीजिए, एक O यहाँ से ले लीजिए, एक O यहाँ से, इस टाइप से इतना CO निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप से मत करना, आप बता रहे हैं आपको। CaCO3 निकल जाएगा यहाँ पर, CaCO3 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस इन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, जो अंडा होता है उसके ऊपर छिलका होता है, उसी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, वो बचा CO, यानी कि CH3CO बचेगा, यानी क्या बनेगा हमारे पास, एसीटोन बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए फार्मिक अम्ल टोलन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करता है। फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH यहाँ पर। ठीक है, HCOOH प्लस का टोलन अभिक्रमक क्या होता है हमारे पास, Ag2O, ये टोलन अभिक्रमक होता है। तो हमेशा लेना रजत दर्पण बनता है हमारे पास, रजत दर्पण H2O वही बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है, फेलिक विलयन से कराते हैं, बाकी सब Ag सिमिलरली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, प्लस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रजत दर्पण 2Ag बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का H2O बन जाएगा, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी यहाँ पर, CO2 बन जाएगी यहाँ पर। बस कितने सिंपल रिएक्शन है, कोई कठिन है यहाँ पर, बताइए, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को, फिनाल का एस्टिलीकरण प्रेडीन की उपस्थिति में, ठीक है, फिनाल का एस्टिलीकरण प्रेडीन की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, फिनाल का एस्टिलीकरण प्रेडीन की उपस्थिति में किया जाता है। देखिए फिनाल का फॉर्मूला देखिए, चाहे रिंग में लिख लीजिए यहाँ पर, ये पिन भी नहीं चल रहा है।
दूसरा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेंजिंग रिंग बनाते हैं, इसके ऊपर OH लगाते हैं। अब यहाँ पर एस्टिलीकरण भाई एस्टिक एस्टिलीकरण मतलब एस्टिल क्लोराइड से क्या करा दीजिए यहाँ पर, एस्टिल क्लोराइड यानी कि CH3 COCl, ये क्या होता है हमारे पास एस्टिल क्लोराइड होता है, किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में यहाँ पर। तो क्या बनता है यहाँ पर तो क्या बनता है यहाँ पर बताइए, यानी कि फेनिल एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, फेनिल एसीटेट यानी कि देखिए O, इसको O जिंकाती लिखिए यहाँ पर, O लिखा, O जिंकाती लिखा यहाँ पर। अब देखिए, अब पहली बात एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी जहाँ भी आपको Cl दिख जाए, K दिख जाए, Br दिख जाए, वहाँ पर HCl निकल जाता है। देखिए अगर बाई चांस यहाँ पर K होता तो KCl निकल जाता है, यहीं कहीं KCl निकल जाता, K दिया होता KCl निकल जाता है, यहाँ पर बाई चांस अगर दिया होता K, ठीक है, HCl KBr HBr निकल जाते हैं मोस्टली, ऐसे आप आँखें मीच कर निकल देना, ठीक है। तो यहाँ पर HCl निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास O बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, COCH3 बचा, COCH3 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड के को जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को, ये बेंजीन डायोजोनियम लाउड बोल सकते हैं यहाँ पर, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड ये फार्मूला होता है, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, क्या होता है हमारे पास, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड होता है यहाँ पर, ठीक है। जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पर जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, नहीं H2O को साथ H2O के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। गर्म कर दिया भाई साहब, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, फिनॉल। और हमने बताया भी था, अभी क्या बताया था, जहाँ भी आपको Cl दिखे H दिखे प्लस HCl पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, फिनॉल। और देखिए यहाँ पर N2 गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, यहाँ पर लीजिए प्लस का N2, ठीक है, N2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए मेथिल साइनाइड का जल अपघटन किया जाता है, किसका किया जाता है, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन किया जाता है। मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C, यानी क्या है हमारे पास, मेथिल साइनाइड है, जल अपघटन, यानी कि 2H2 को ले लेंगे यहाँ पर हम, जल अपघटन। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 बन जाएगा, CH3C यानी कि एस्टिक अम्ल बन जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास, NO सादर बन जाएगा, यानी NH4 अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, किसे किया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है। तो देखिए सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है सैलिसिलिक, बट यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल है यहाँ पर, तो सैलिसिलिक अम्ल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होता है, O लगा दीजिए OH, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए COOH, ये सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पर O बाहर होता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, एस्प्रीन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एस्प्रीन, ठीक है, एस्प्रीन बन जाएगा यहाँ पर। या याद कर लेना डाल लिए, एस्प्रीन कुछ रिएक्शन है इनको याद की जाती हैं, जो क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है, एस्प्रीन बनता है, क्या बनता है, एस्प्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए COCH3, एस्प्रीन का डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, COO, ये क्या होता है, एस्प्रीन का फॉर्मूला होता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर आगे लिखना है, एस्टिक अम्ल बन जाएगा, CH3COOH क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टिक अम्ल बन जाएगा। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से CO2 की क्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या होता है हमारे पास, RMG एक सही तो होता है, इसकी CO2 से क्रिया करा दीजिए, CO2 से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास R, इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर R, CO2 का मतलब डबल O, तो RCOO हो जाएगा यहाँ पर, मतलब CO2 का मतलब डबल O, RCOO, यहाँ पर MgX लिखा हुआ, MgX लिखा हुआ। फिर इसका जल अपघटन कर दिया हमने, क्या किया जाता है, प्लस का लगा दिया, जल अपघटित कर दिया, यहाँ पर जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, यहाँ पर RCOOH बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास, MgOH बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, MgOH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, X क्या हो सकता है, हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए। आप कैसे प्राप्त करोगे, देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, कैसे प्राप्त करोगे, देखिए कैसे प्राप्त करो, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस टाइप से लिख के आएगा। फिर देखिए क्लोरोफार्म से एसिटिलीन बनाना है, तो क्लोरोफार्म का फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए, क्या होता है, CHCl3, क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफार्म होता है, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफार्म। तो यहाँ पर दो ले लेंगे क्लोरोफार्म के, ठीक है, दो क्लोरोफार्म के हमें एसिटिलीन बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, एसिटिलीन। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 6Ag ले लेंगे, यहाँ पर
6 Ag ले लेंगे यहाँ पर के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा C2H2। और हमने बताया था जहाँ पे 6 AgCl मतलब कि 6 AgCl यहाँ पर निकाल देंगे। 6 AgCl क्यों यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए 6 लगाया यहाँ पर, 6 AgCl हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Cl आप सही से बना लेना, यहाँ पर Cl है। फिर देखिए मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है, थोड़ी सी लंबी होती बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। सबसे पहले मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3OH। क्या होता है हमारे पास, मेथिल एल्कोहल होता है यहाँ पर। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। तो हमेशा देना होगा PCl5 से इसे क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, PCl5 से। देखिए जब भी PCl5 से क्रिया होती है तो POCl3 जब बनता है, HCl बनता है, HCl बनता है। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर POCl3 निकल जाएगा हमारे पास, और ये क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे इनको दिखाया चला नहीं, मोस्टली ज़्यादातर मोस्टली किताबों में दिखाया नहीं जाता है यहाँ पर, बट दिखा दीजिए। कैसे प्राप्त करो में इनको दिखाना हो, चाहे दिखाइए चाहे ना दिखाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, जो हमें एथिल एल्कोहल बनाना उस पर हमें पहुँचना है यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादातर हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए POCl3 HCl मतलब 4 Cl निकल गया हमारे पास, और P भी निकल गया, और क्या बचा हमारे पास, और O यहाँ पर क्या बचा, O भी निकल गया। ओनली क्या बचा हमारे पास, O भी निकल गया यहाँ पर, निकल गया कि नहीं निकल गया यहाँ पर। और H देखिए CH3 बचा और H भी निकल गया, तो CH3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओनली एक Cl बचेगा। तो मेथिल क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब भी मेथिल क्लोराइड उससे KCN से कराए, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दीजिए, KCN से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। KCN से हमने जहाँ भी KCl जहाँ भी बताया था निकल जाएगा यहाँ पर, KCl निकल जाएगा, और यहाँ पर CN इसके आगे जस्ट लगा दीजिए, तो CH3CN हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें हाइड्रोजन बढ़ाने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब चिन्ह करा दीजिए, 4 हाइड्रोजन ले लीजिए यहाँ पर। 4 हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एथिलेमिन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखना है एथिलेमिन, C2H5 क्या बन जाएगा, एथिलेमिन C2H5NH2 यहाँ पर, NH2 एथिलेमिन बन जाएगा यहाँ पर। जहाँ एथिलेमिन आया वहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, HNO2 से क्रिया करेंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा यहाँ पर, और N2 निकल जाएगा यहाँ पर, निकल गया N2 यहाँ पर, H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि एथिल एल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस बार बार करना यहाँ पर, तभी आपको तैयार होंगे, वरना ऐसे यहाँ एग्जाम में एक लाइन भी नहीं आपसे आगे बढ़ेगी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए एसीटोन से एसिटामाइड बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर। इसमें क्या समझाए बताइए, यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस ही की जाती है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई मेथड नहीं है कि आप वो सवाल सोल्व कर दें, यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस ही करनी होती है। ठीक है, फिर देखिए एसीटोन से एसिटामाइड बनाना है यहाँ पर। एसीटोन से क्या बनाना है यहाँ पर, एसिटामाइड। तो कैसे बनाएंगे एसीटोन से एसिटामाइड, सबसे पहले आपको एसीटोन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, एसीटोन का फार्मूला। तो एसीटोन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CH3CO CH3 होता है, यही तो होता है एसीटोन का फार्मूला। तो एसिटामाइड पहुंचना है, एसिटामाइड तो ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑक्सीकरण ले लीजिए यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा देंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एस्टी कमल बन जाएगा, CH3COOH यहाँ पर एस्टी कमल बन जाएगा। फिर अमोनिया से करा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर NH4 हो जाएगा, इसमें NH मतलब 4 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, NH4 मतलब NH4, एक हाइड्रोजन 3 है, एक 4 इसमें हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, यानी कि अमोनियम एसिटेट हो जाएगा, नाम भी लिखते रहना है, CH3COO, और यहाँ पर जोड़ दीजिए NH4 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया NH4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए यहाँ पर, गर्म कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, H2 निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एसिटामाइड बन जाएगा, CH3CONH2 क्या होता है हमारे पास, एसिटामाइड होता है। देखिए CH3CONH2 मतलब 2 H यहाँ से निकाल देंगे, एक O निकाल देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमें बनाना है एसीटोन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3COCH3, ये क्या होता है हमारे पास, एसीटोन का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन करा दीजिए यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन प्रोपेन 2 ऑल बना, तो CH3CH ले लीजिए यहाँ पर, इधर CH3 लगा दीजिए, चूंकि 2 पर प्रोपेन 2 ओल लगाना है, ओल मतलब OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो OH यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, बन गया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एस्टल्डिहाइड बहुत सिंपल होती है, प्रैक्टिस कर लेना आराम से। ठीक है, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CHO, एस्टल्डिहाइड का क्लोरल बनाना है यहाँ पर, तो हेलोजन से क्रिया करा दी क्लोरल, तभी तो आएगा यहाँ पर, 3 ले लीजिए यहाँ पर, 3 ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CCl3CHO, क्या होता है क्लोरल होता है, हमने बताया जहाँ भी H दिखे Cl दिखे HCl निकल जाते हैं यहाँ पर, तो 3HCl निकल जाएंगे, इसीलिए 3 लिया यहाँ पर, 3HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। को इसमें क्या दिया, एस्टिक अम्ल से एस्टोन बनाना है, तो एस्टिक अम्ल से एस्टोन, तो यह CH3COOH, तो यहाँ पर दो डायरेक्टली 2 अणु ले लीजिए यहाँ पर, अलग अलग मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यानी कि बुझा हुआ चूना से क्रिया कराई, CaOH का होल्टोज, यही तो होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल्टोज होता है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2H2O निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा। कैल्शियम एसिटेट मतलब कि CH3 अभी फार्मूला बताया था, CH3COO
का इसका होल्टोज होता है, यहाँ पर सी होता है, इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टोन बन जाएगा यहाँ पर, मतलब चूना पत्थर निकल जाएगा डायरेक्टली। पहले निकालिए सी, यहाँ पर निकाल लेते हैं CaCO3, भाई अभी खोल कर बताए थे CaCO3 निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टोन बन जाएगा CH3COCH3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास एसीटोन है। इस टाइप से इन रिएक्शनों को करते हैं, इनको प्रैक्टिस करना बार बार, नहीं यही पेपर में छपेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन देखें, इनको नोट कर लीजिए आप। देखिए नेमिंग रिएक्शन, पहले रीमन टाइमन अपक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए राइमन टाइमन अपक्रिया क्या होती है, देखिए क्लोरोफार्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NaOH के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सेलेसाल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को राइमन टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यही रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब में पूछी जाती है यही रिएक्शन, आपको जब प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी यही रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बार बार लिख कर करना है, थ्योरी मत याद करना, इनकी प्रैक्टिस करना। जब इसको लिख लेंगे तो आराम से थ्योरी अपने आप बना लेंगे यहाँ पर। देखिए इसी से थ्योरी बन जाएगी। देखिए जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर सेलेसाल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं यहाँ पर राइमन टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। ये थ्योरी मत याद करना, इनको प्रैक्टिस करिए यहाँ आराम से। आपको कैसे प्राप्त करोगे भी तैयार होंगे, क्या होता है जब भी तैयार होगी, और नेमिंग रिएक्शन भी तैयार होंगी, अपने आप नेमिंग रिएक्शन कर देंगे यहाँ पर। किस टाइप से इसकी थ्योरी बनाएंगे, जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमारे पास सेलेसाल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं राइमन टाइमन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। CH क्लोरोफार्म ले लेंगे, OH ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलेसाल्डिहाइड बन जाएगा। हमने बताया भी था, जहाँ भी K दिखे Cl दिखे क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाता है यहाँ पर। इसको बस बैलेंस किया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 है CaCl इसलिए 3 यहाँ पर ला लिया, 3 KCl निकल जाएगा, 2H2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फिक्स होता है वरना नेमिंग रिएक्शन में याद कर लेना। फिर देखिए कोलवे अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, 1 डिग्री एमीन बनती है, और यह अभिक्रिया कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर, और हाइड्रोजोइक अम्ल है यहाँ पर। शांत H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्राथमिक एमीन बन जाएगी यहाँ पर, और N2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और R की यहाँ पर CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर CH3 N2 मतलब वही प्राथमिक एमीन बन जाएगी यहाँ पर। बस नोट कर लीजिए इसको, रिएक्शन को, बस आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर एल्डिहाइड बनाने की कोई विधि पूछे तो आपको यही लिख देनी है। देखिए एसिड क्लोराइड क्या लिखा हुआ, एसिड क्लोराइड का PD/BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एसिड क्लोराइड है यहाँ पर, इस पर क्या इसका अपचयन कराने पर किसकी उपस्थिति में, PD/BaSO4 की उपस्थिति में, और जाइलिन में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को कहते हैं यहाँ पर रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बताया, जहाँ भी आपको H दिखे Cl दिखे HCl निकल जाता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, KCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है, KBr निकल जाता है, HBr निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। फिर देखिए इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, देखिए टाइलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, क्या होकर, ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है, बेंजल्डिहाइड बनाती है। इसी अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, इसी अभिक्रिया को कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए टॉलिन हमारे पास है, और यहाँ पर क्या क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर हमारे पास क्या बनाती है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है। देखिए कैसे बनाती है यहाँ पर, देखिए टोलिन लिया यहाँ पर, और CrO2Cl2 इससे क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 निकल जाएगा यहाँ पर, और CHOR CrOCl2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इसकी H2 से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, H2 निकल जाएगा, CrO2Cl2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस रिएक्शन को तैयार कर लेना। फिर देखिए हमारे पास है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड या सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर प्राप्त होगा, ईथर बनते हैं। इसी अभिक्रिया होते हैं यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और पहले भी बताया था, जहाँ आपको NaX निकल जाता है, यहाँ पर बहुत बार बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसकी यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है, यही लिए Cl Br I हो सकता है यहाँ पर, तो NaX निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हेलोजन ले लेना यहाँ पर। मान लीजिए हमने Br ले लिया, C2H5 Br ले लिया, और यहाँ पर R की यहाँ पर क्या लिया, C2H5, मतलब यहाँ पर एल्किल है, यहाँ पर भी R ले, जितना यहाँ पर लेंगे, अगर यहाँ पर C2H5 अगर CH3 लिखा हुआ है CH3 लिख देंगे, और C2H5 अगर CH3 यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी लिखना, यहाँ पर लिखा यहाँ पर लिखना CH3, अगर यहाँ पर C2H5 लिखा तो यहाँ पर भी C2H5 आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गर्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर डाईएथिल ईथर बन जाएगा, NaBr निकल जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इनको तैयार करना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतनी मेहनत समझ में आई है
ठीक है। इतनी हमने मेहनत की, बहुत मेहनत लगी इनको बनाने में वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पर, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इनको लिखने में यहाँ पर, समझाने में यहाँ पर, ठीक है।